हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, इजी लर्न के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज से पहले आपने बहुत बार इन चीजों का नाम सुना होगा, कोई चीज एसिड है, कोई चीज बेस है, कोई चीज सॉल्ट है। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, इस पूरे चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा एसिड्स कितने तरह के होते हैं, नेचुरली वो कितने तरह के होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे वो कितने तरह के होते हैं, ओरिजिन के बेसिस पे वो कितने तरह के होते हैं। मतलब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये हमारे एसिड्स नेचर में अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब हाउ इट रिएक्ट्स विथ एसिड, विथ बेस, विथ मेटल कार्बोनेट, विथ बाइकार्बोनेट एटसेट्रा। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद बच्चों एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि है पीएच स्केल। आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर बारी सीबीएसई बोर्ड में लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, 2 ऑब्जेक्टिव एंड 2 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सारे चीजों को, जिससे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और फिर आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे पीएच वैल्यू का डे टू डे लाइफ में क्या यूज है और कितना वो इंपॉर्टेंस रखता है। अगर थोड़ा भी पीएच का कम या ज्यादा हो गया तो हमारे जितना भी हमारा इक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, या फिर हम लोगों का लाइफ है, या फिर जो हम लोग खेती करते हैं एग्रीकल्चर में, कैसे ये डोमिनेट करता है पीएच। उसके बाद बच्चों शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एसिड के बारे में। तो देखिए एसिड को हम लोग किसको बोलेंगे। एसिड इज डिफाइंड एज वन ऑफ विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। अगर हम याद रखें इस चीज को तो बेसिकली एसिड के 2 डेफिनेशन मैं आपको याद करवाऊंगा। एक जो आर्हेनियस साहब ने दिया था वो ये कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम पानी में डालेंगे, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को हम पानी में डालेंगे और वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+, दैट मींस कि वो एसिड होगा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी वो सारे ही केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद H+ प्रोड्यूस करते हैं हम उसको बोलते हैं एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बच्चों जब आप HCl को पानी में डालोगे ना तो वो H+ प्रोड्यूस करता है और फिर वो H+ पानी के H2O के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एंड ड्यू टू दिस आयन वो जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है। आगे बढ़िए। अब इसके बाद अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये टेस्ट में कैसा होगा, खट्टा होगा, सावर होगा। दूसरी बात, अगर आपके पास लिटमस पेपर है, आप चेक करना चाहते हो तो जैसे ही लिटमस पेपर को एसिड में डुबाओगे ये कैसा हो जाएगा, तो ब्लू हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। उसके बाद बच्चों अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे अलग अलग चीजों के साथ में, मेटल्स के साथ में, नॉन मेटल्स के साथ में, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका रिएक्शन हो रहा है। कहीं पर हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, कहीं पर कोई और चीजें बन करके आएंगी, तो हम लोग उसको रिएक्शन में आराम से पढ़ेंगे बारी बारी से। तो शुरू करते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स। सबसे पहले ये जानिए कि एसिड क्या होता है। वो चीज जिसके पास H+ आयन होगा। और अब हम उसका रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो बच्चों जब भी आप एसिड को मेटल में डालोगे, मतलब एसिड और साथ में मेटल जाएगा, तो वो क्या बनाएगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक मेटल है मैग्नीशियम और मैंने एक एसिड में उसको डाला दैट इज H2SO4। तो यहाँ क्या हो रहा है समझिए, ये जो H2SO4 है ना, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ये ब्रेक हो जा रहा है 2 पार्ट में, एक H+ और एक SO4-। तो जो ये SO4- है वो Mg के साथ जाकर के क्या बनाएगा, MgSO4। समझ में आ रही है बात। और H2 यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। सॉरी ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, डाइपोलर है, इसमें 2 पोल बनेंगे और फिर उस पोल्स में जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मैग्नीशियम के साथ जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बना के देगा। समझ में आ रही है बात। और इस पूरे प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस है वो यहां से इवॉल्व होकर के यहां हमको निकलते हुए दिखाई देगा। मतलब आप एक जनरलाइज
कह सकते हो ऐसा कि जब भी हम कभी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ये हमेशा नहीं होगा। अभी कल को कोई बच्चा हमसे पूछेगा कि सर क्या सारे ही एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो नहीं। आपको याद होगा जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ा रहा था चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, तो मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, देन कैन ओनली ही डिस्प्लेस अदर एलिमेंट। अगर हम यहां पर मैग्नीशियम की जगह पर कॉपर ले ले और उसको डिस्प्लेस करवाएं H2SO4 से, तो वो रिएक्शन अगली बात रिएक्शन अब हम लोग करवा रहे हैं एसिड का कार्बोनेट के साथ में। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले हमने एसिड का रिएक्शन करवाया मेटल के साथ में, अब हम करवा रहे हैं कार्बोनेट के साथ में। तो कोई बच्चा बताइए कार्बोनेट क्या होता है, तो बताइए CO3। कार्बोनेट का मतलब CO3। अब आप यहां ध्यान से देखो, हमने एक मेटल का कार्बोनेट लिया Na2CO3। कैसे बना Na2CO3, हम लोगों ने पढ़ा था 9th में भी और 10th में भी। सोडियम एक जगह, कार्बोनेट एक जगह, सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, क्रॉस कर दिया हमने, तो Na के जगह पे 2 और फिर ये CO3, Na2CO3। तो ये Na2CO3 को हमने डाला एक एसिड में, किस एसिड में, HCl में। अब देखो यहां होगा क्या, ये Na2CO3 स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, किसमें किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में। HCl भी टूट जाएगा दो पार्ट में, H प्लस में और Cl माइनस में, वहां Na प्लस में CO3 माइनस में। तो उसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव पार्ट उसके पॉजिटिव के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो आप देखिए यहां पर वो वाला Na इस Cl के साथ मिल करके NaCl बनाया, यहां से H वहां के O के साथ मिल करके H2O बनाया, और फिर वहां का कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है कि whenever acid reacts with metal carbonate it produce कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रहेगा ये चीज। के बाद बच्चों ध्यान दीजिए, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बाइकार्बोनेट। जब भी हम एसिड को बाइकार्बोनेट में डालेंगे तो क्या होगा, एक बात बताओ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में जो बेसिक डिफरेंस है वो किस बात का, केवल एक हाइड्रोजन का। अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो वो होता है CO3, अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो वो होता है HCO3। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, सोडियम का हमने लिया बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या हुआ उसका, NaHCO3, वहां 2 नहीं होगा, क्या होगा फॉर्मूला उसका, NaHCO3। ध्यान दीजिए, इस 2 को हटा देते हैं हम लोग, NaHCO3। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसको डाल रहे हैं HCl में। क्या होगा, यहां से Cl ब्रेक होगा, Na के पास जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखो HCl एक कंपाउंड तो है लेकिन बहुत स्टेबल नहीं है। क्लोरीन जब अकेला था तो उसको स्टेबल होने के लिए कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए था, तो जब उसको नहीं मिला कोई, तो बेचारा मजबूरी में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। जबकि क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो केवल सेटिस्फाई तब होगा जब उसको कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आदमी मिलेगा, और वो कौन है, सोडियम। तो जब उसको अभी चांस मिला तो क्लोरीन यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा और Na के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा, NaCl, और फिर से H2O और CO2। मतलब दोनों ही केस में, चाहे एसिड का रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ हो या फिर एसिड का रिएक्शन मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ हो, दोनों ही केस में आप याद रखोगे कि H2O लिबरेट होगा और CO2 लिबरेट होगा, है ना, रिस्पेक्टिव सॉल्ट के साथ साथ H2O और CO2 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी है एसिड और बेसिस के बीच में। तो सबसे पहली बात, अगर हम उसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर में, अगर हम एसिड को डालेंगे वाटर में या फिर अगर हम बेस को डालेंगे वाटर में, तो दोनों ही केस में ये लोग आयन प्रोड्यूस करते हैं। सर कैसे, जब आप एसिड को डालोगे वाटर में तो वो H प्लस आयन देता है, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जब हम बेस को डालेंगे वाटर में तो वो OH माइनस आयन देता है, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखना है इस चीज को। सॉरी। चलिए उसके बाद देखिए, both acids and bases act as electrolyte so are good conductor of electricity। अगर हम एसिड की बात करें या बेस की बात करें तो ये दोनों ही एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट होने देते हैं अपने से होकर के। ठीक है आगे बढ़िए।
बोथ ऑफ देम चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर को एसिड में डुबाएंगे या बेस में डुबाएंगे तो उसका कलर चेंज होना ही होना है। अगर आप बेस में डुबाओगे तो ब्लू हो जाएगा, एसिड में डुबाओगे तो रेड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखनी है। आगे बढ़िए फिर। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स, मतलब एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों, ओरिजिन के बेसिस पर हमारे एसिड्स दो तरह के होते हैं। अगर कोई एसिड नेचुरल सब्सटेंसेस से मिल रहा है, प्राकृतिक सब्सटेंस से मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल, एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, लाइक सिट्रिक एसिड, लाइक लैक्टिक एसिड, ये सारे ही एसिड्स जो नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं हमें, हम उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ध्यान रखिएगा, भगवान जी नहीं चाहते हैं हम लोग हर्ट हों, और इसीलिए नेचुरल अकरिंग एसिड जो होता है, या उसी का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक एसिड, वो माइल्ड होता है। कैसा होता है? माइल्ड होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल एसिड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, याद रखना है। चलिए, दूसरी तरह की जो एसिड है वो है मिनरल एसिड, जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड्स या फिर मिनरल एसिड, फॉर एग्जांपल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गए हमारे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, इस तरह से एसिड को हमने एक और कैटेगरी में डिवाइड किया है उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। एक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे हम लोग? एन एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड एक्वस सॉल्यूशंस। अगर हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा H+ आयन देगा, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। सर ऐसा क्यों? देखो, आर्हेनियस साहब ने हमें कहा था कि अगर कोई चीज पानी में जाने के बाद H+ प्रोड्यूस करे, दैट मींस कि वो एसिड है। तो इसी डेफिनेशन को आप फिर से देखिए, अगर कोई H+ देगा मतलब वो एसिड होगा, तो अगर ज्यादा H+ देगा तो ज्यादा एसिड होगा, और ज्यादा H+ देगा और ज्यादा एसिड होगा। इट मींस अगर कोई सब्सटेंस पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए और अपने सारे H+ आयंस को प्रोड्यूस करा दे, तो वी हैव टू से दैट जो वो एसिड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेम चीज अगर एग्जांपल पूछा जाए हमसे, तो हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़िए। उसके बाद बच्चों, दूसरा देखो आप, हमने देखा था कि एसिड्स कैन आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक बात और समझिए आप, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको पानी में डालने के बाद वो केवल और केवल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि उन्होंने केवल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करा, हम उसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। मेरे साथ रिपीट करिए, अगर किसी ने पानी में जाने के बाद केवल एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करा, तो दैट टाइप ऑफ एसिड्स आर नोन एज मोनोप्रोटिक एसिड। देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, और प्रोटिक का मतलब होता है H+ देने वाला। समझ में आ रही है बात? चलिए, इसी तरीके से अगर हम बात करें H2SO4 की, तो एक मोल H2SO4 को जब आप पानी में डिसोसिएट करोगे तो आपको दो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एटम। तो जिस केस में आपको दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक। ऐसा क्यों? क्योंकि दो का मतलब डाई और H+ मिल रहा है मतलब प्रोटिक। समझ में आ रही है बात? हाँ, H+ को हम लोग प्रोटिक भी बोलते हैं। आगे बढ़िए। इसके बाद बच्चों, एसिड के बाद हम देखते हैं बेस क्या होता है। तो बेस का आप डेफिनेशन देखिए पहले। तो बेस क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। क्या होता है सर हाइड्रोक्साइड आयन? तो जो OH- है वही क्या है हमारा? हाइड्रोक्साइड आयन। अगर कोई सब्सटेंस पानी में जाते ही OH- आयन प्रोड्यूस करे, देन वी हैव टू से दैट दैट कंपाउंड इज एज बेस। वो कैसा कंपाउंड है? बेस के जैसा है। चलिए देखिए यहां पर, बेसेस विच आर वाटर सोल्यूबल आर कॉल्ड नोन एज अल्कलीज। आपने नाम सुना होगा कई बार, दो चीजें, एक बेस और एक अल्कली। तो बहुत बार पूछा जाता है क्या डिफरेंस है सॉरी, आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस है बेसिस में और अल्कलीज में। तो आपको बताना होगा कि सर ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। दैट मींस कि दैट टाइप ऑफ बेसिस व्हिच कैन डिसॉल्व इजीली इन वाटर, वी हैव टू से दैट अल्कली। अगर कोई बेस पानी में इजीली डिसॉल्व हो जा रहा है तो हम उसको अल्कली बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो पूछता है आपसे।
बच्चों बेस के बारे में याद रखिए, लिटमस पेपर को वो कैसा टर्म कर देते हैं तो ब्लू। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं रेड और ब्लू में, याद रखो बी से बेस, बी से ब्लू, यानी बेस क्या बनाएगा ब्लू। अब बच क्या गया रेड और बच क्या गया एसिड, दैट मींस कि ऑब्वियसली एसिड क्या बनाएगा रेड। तो बी से बेस और बी से ब्लू, यानी बेस हमेशा किस में टर्न होगा ब्लू में टर्न होगा। आगे बढ़िए, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे हो भी रहा है। फिजिकली बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, बहुत ही तीखा कड़वा टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर हम इसका रिएक्शन देखेंगे कार्बोनेट के साथ में, बाइकार्बोनेट के साथ में, तो लाइक एसिड ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद देखते हैं बेसिस का रिएक्शन मेटल के साथ में। देखो एक बात आप याद रखो, जितने भी मेटल होते हैं वो खुद बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक। देखो केमिकली सब्सटेंस को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया। कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले जिनके पास एसिडिक नेचर था, हमने कहा वो एसिड है। किन्हीं के पास बेसिक नेचर था, हमने कहा वो बेस है। किन्हीं के पास दोनों ही नहीं था, हमने कहा वो न्यूट्रल है। समझ में आ रही है बात? तो उसमें से जो सब्सटेंस मेटालिक सब्सटेंस थे, मेटल के ऑक्साइड्स थे, जनरली देखा गया कि उनका नेचर बेसिक था, और जब उनको मौका मिलता था तो वो एक्चुअल बेस में कन्वर्ट भी हो जा रहे थे। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर मेरे पास सोडियम है, मैंने उसको छोड़ा तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके सोडियम का ऑक्साइड बनाता था, और फिर जब उसको मौका मिला वाटर से रिएक्ट करने का तो सोडियम ऑक्साइड वाटर से मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता था। और NaOH इज एग्जांपल ऑफ बेस, यानी मेटल हमेशा पहले मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा और मेटालिक ऑक्साइड से फिर बेस बनाएगा, यानी मेटल का जो टेंडेंसी होता है वो टुवर्ड्स बेसिक होता है। याद रखना है हमको इस चीज को। तो उसका मैं यहाँ पर आपको हेल्प करके दिखाऊंगा कैसे काम हो रहा है। देखिए जनरली मेटल के बारे में कहा जाता है कि वो बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही तो बेस है, तो बेस का बेस के साथ में रिएक्शन नहीं होगा। हाँ अगर आप ज्यादा मिला दोगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन यहां पर है एक एक्सेप्शन, और चूंकि ये एक एक्सेप्शन है इसीलिए आपको इसको याद रखना है। बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, सोडियम जिंकेट। ध्यान दो, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बहुत अच्छा बेस है, हम उसको डालते हैं किस में, मेटल में, तो होना क्या चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जनरली होता भी नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है मात्र ये, जिसमें जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना देता है, सोडियम जिंकेट। नाम लिखो इसका, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, एक ऐसा इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ में क्या रिप्लेस होता है, H2। तो ये एक एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब है रिएक्शंस विथ एसिड। एक बात बताओ, बेस में क्या खास बात थी सर, वो H+ देता था, और एसिड में क्या खास बात थी, वो H+ देता था, बेस में OH- देता था। जब आप दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। बेस जो होता है वो एसिड के इफेक्ट को हटा देता है, एसिड बेस के इफेक्ट को हटा देता है, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, और हम उसको बोलते हैं सॉल्ट। आ रही है बात समझ में? तो जब भी रिएक्शन होगा एसिड का बेस के साथ में तो क्या होगा, दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट बनाएंगे। दैट्स व्हाई इस टाइप की रिएक्शन का एक और नाम आप आगे पढ़ोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखना है। चलिए उसके बाद बच्चों रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया कि मेटल का जो बिहेवियर होता है वो किस तरफ होता है, बेस के तरफ होता है, जबकि नॉन मेटल का जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है ना? अभी जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो आप दिमाग में उसको रिप्लेस कर लो एसिड से, और उधर बेस है, तो ऑब्वियसली बेस का रिएक्शन एसिड से तो होगा ही होगा। कराते हैं, देखो बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप एक बात बताइए सॉरी, एक बात बताइए आप कि ये जो चीज है ना सॉल्ट और वाटर, ये कब बनता था, जब बेस एसिड से मिलता था, हाँ या ना? हाँ, अभी हम लोग बेस को किससे मिला रहे हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, तभी क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। समझ में आ रही है बात? NaOH हमारे पास एक बेस है, हमने CO2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड से उसको मिला दिया, Na2CO3 सोडियम कार्बन एक सॉल्ट बना, और साथ में हाइड्रोजन बना। समझ में आ रही है बात? यानी हम लोग याद रखेंगे इस स्ट्रक्चर को कि whenever bases react with non metallic oxide it converts into salt, respective salt and water। याद रखना है।
चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बेसिस को। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे, ताकत के बेसिस पे हमारे जो बेसिस हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस, ठीक है ना। जब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को तो हम कहेंगे कि उस तरह के बेस जो कि पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन को बाहर निकाल दें, OH माइनस आयन को बाहर निकाल दें, हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है ना। अगर वीक बेस की बात की जाए तो उस तरह के बेसेस जिनमें OH माइनस प्रोड्यूस करने का क्षमता कम होता है, हम उसे कहते हैं क्या, वीक बेस। एक बार फिर से याद रखिए आप कि उतने वो सारे ही बेस जो नेचुरल हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, उसको हम लोग कहेंगे वीक बेस। वो जनरली वीक होते हैं, भगवान जी नहीं चाहते हैं हम लोग हर्ट हों, समझ में आ रही है बात। लेकिन जो मिनरल होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, याद रखना है। चलिए अब बच्चों उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी बेसिस को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक हमारा होता है डाइल्यूट और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। आप समझिए इन दोनों का मतलब। अगर एक ग्लास पानी में 5 चम्मच बेस मैंने मिलाया एंड दूसरे तरफ मैंने एक ग्लास पानी में 25 चम्मच बेस मिलाया, तो जिसमें बेसिस का अमाउंट ज्यादा है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर किसी एसिड या बेस को डाइल्यूट करना है तो उसमें पानी मिला दो, अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड करना है उसमें और ज्यादा एसिड या बेस मिला दो। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से भी दो तरह के हो गए हमारे एसिड और बेस, एक हो गए क्या, डाइल्यूट, और एक हो गए क्या, कॉन्सेंट्रेटेड। आगे बढ़िए। चलिए बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ध्यान से समझिए। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एसिड हो या बेस हो, वो जितना ज्यादा H+ या OH- डिसॉल्व करेगा वाटर के अंदर में उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं किसको, फॉर्मिक एसिड को, CH3COOH। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो जब इसको पानी में मिलाया जाता है सॉरी, जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो बहुत ही लेस अमाउंट में H प्रोड्यूस होते हैं। सर कैसे, आप ध्यान दीजिए। यहाँ CH3COOH में टोटल कितने H हैं, तो 3 यहाँ और 1 यहाँ, मतलब 4 हाइड्रोजन है। अब देखो 4 में से 2 अभी भी इस कंपाउंड में बचा रह गया, केवल 2 ही बाहर निकल पाया। आ रही है बात समझ में। तो ये 2 बचा रह गया ना, यानी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ ना। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, सारा हाइड्रोजन नहीं देगा, सारा अपना H+ आयन नहीं देगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, जो 100% डिसॉल्व नहीं होता है पानी में। याद रखिएगा इस चीज को। वैसे ही अमोनिया की बात करें तो ये भी 100% डिसॉल्व नहीं होगा एक्वस में, तो ये लोग वीक होंगे, याद रखना है हमको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस करा ना कि जो ज्यादा एसिडिक होंगे वो ज्यादा, जिनके पास ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करने का पावर होगा वो ज्यादा एसिडिक होंगे, जिनके पास कम H+ आयन प्रोड्यूस करने का पावर होगा वो कम एसिडिक होंगे। और सेम चीज हमारे बेस के लिए भी लागू होता है, जो ज्यादा OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा बेसिक, जो कम करेंगे वो कम बेसिक, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा। अभी हम जस्ट इसके स्ट्रेंथ को कंपेयर करवाएंगे pH से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी, पीएच स्केल। बच्चों एक बात समझिए आप, ध्यान से देखिए, पीएच स्केल क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे, पोर्टेंज नाम था उनका, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने एक स्केल बनाया पीएच स्केल। और चूंकि ये हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है, चूंकि ये हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है, तो नाम हो गया इसका पीएच। क्या नाम हुआ इसका, सॉरी, नाम क्या हो गया इसका, पीएच स्केल। बच्चों ध्यान से समझिए आप, ये जो पीएच स्केल है ना, ये दरअसल एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। किसको, स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसके ऊपर 1 से लेकर के और 14 तक बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट होता है 7। अगर वहां 7 पर कोई चीज है, मतलब किसी चीज का वैल्यू 7 है, पीएच वैल्यू, तो इट मींस कि वो न्यूट्रल है। अगर हम उसको इस तरफ लेकर के आएंगे बाएं तरफ, मतलब 0 से लेकर के 1 के तरफ,
तो यहाँ आते आते पीएच वैल्यू घटेगा, और पीएच वैल्यू घटेगा इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि ये जो हमारा पीएच है ना वो इनवर्सली रिलेट करता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन से। इट मीन्स अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू घटेगा, और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है एसिडिटी बढ़ेगा। अगर कोई चीज ज्यादा एसिडिक होगा तो उसका पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा कम होगा। और ये बात समझ में? मैं आपको इसका डेरिवेशन एक बार प्रूफ करके भी सिखाऊंगा लाइव क्लासेस में कि कैसे पीएच का वैल्यू आता है माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और उसके ऊपर में पीएच वैल्यू का पावर। तो ये हम लोग डिराइव करके भी सीखेंगे एक बार। अभी हम लोग देखते हैं पीएच स्केल में क्या क्या चीजें हैं। तो बीच में 7, इधर हम लोग आए 1 के तरफ मतलब एसिड के तरफ। अब जब हम उधर जाएंगे ना तो धीरे धीरे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जब लास्ट में पहुंच जाएंगे तो कंप्लीटली हमको 100% स्ट्रांग बेस मिलेगा। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनिए, पीएच का जो वैल्यू है वो कहाँ रहता है? न्यूट्रल है तो 7 पे रहेगा। अगर हमको बनाना है तो वो 0 से घट के 0 तक आएगा। याद रखिए जब हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो एसिडिक वैल्यू बढ़ता है और पीएच वैल्यू घटता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, पीएच वैल्यू घटता है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पीएच वैल्यू तो बढ़ता है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएच वैल्यू 3 एंड पीएच वैल्यू 6 में ज्यादा एसिडिक कौन है, आप कहोगे सर 3। अगर मैं आपसे पूछूं pH वैल्यू 8 एंड pH वैल्यू 10 में ज्यादा एसिडिक कौन है, आप कहोगे सर 8। ज्यादा बेसिक कौन है? 10। और ये बात समझ में? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सर 14। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सर 10। एकदम न्यूट्रल कौन होगा? सर 7। और ये बात समझ में? तो ये था हमारा pH स्केल। आई होप आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, और बच्चों इस बॉडी का जो पीएच होता है ना वो हल्का बेसिक होता है। क्या होता है? हल्का बेसिक। कितना बेसिक सर? तो 7.4 के अप्रॉक्स होता है। अगर ये पीएच 7.4 से थोड़ा भी कम हो जाए, अप्रॉक्स में 3 पॉइंट भी कम हो जाए या थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो आप इंस्टेंटली आपका डेथ हो जाएगा। और ये बात समझ में? इतना ज्यादा ये पीएच मायने रखता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर में। तो हमारा जो पूरा बॉडी होता है वो कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एसिड वगैरह नहीं पीना चाहिए बाहर से। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो जो बहुत ही गलत है, उसमें एसिड्स होते हैं, नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होगा? बॉडी का पीएच वैल्यू घटेगा। और ये बात समझ में? चलिए आगे बढ़िए। ये बच्चों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। आपने देखा होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहा जाता है कि एसिड्स होते हैं। सही बात है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, जिसका पीएच होता है 0। और ये बात समझ में? 0 से 1 के आसपास तक का होता है, और वो इतना पावरफुल होता है कि अगर उसके अंदर में आपने किसी मेटल का टुकड़ा भी डाल दिया ना तो वो उसको गला देगा। वो उसको क्या कर देगा? उसके साथ रिएक्ट कर करके और फिर उसको कोरोज कर देगा, खत्म कर देगा। आ रही है बात समझ में? और हाँ, तो फिर कहोगे कि सर हमारी जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो पार्ट है, उसमें क्यों नहीं जलन फील होता है? क्योंकि भगवान जी ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, उसके ऊपर में एक ऐसा लेयर रहता है जो उस पर इफेक्ट नहीं डाल पाता है। हालांकि अगर आप बहुत दिन तक फास्टिंग में रहोगे, भूखे रहोगे, तो एसिड्स किस लिए रखे जाते हैं? आप जब खाना खाते हो तो यहाँ पर आकर के आपका खाना स्टोर होता है, और फिर वो एसिड जब सिक्रेट होता है तो वो उस खाने से रिएक्ट करके उसको पचाता है, उसको हजम करता है। लेकिन जब उसको वहाँ पे खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर वो इफेक्ट डालेगा आपके बॉडी के पार्ट्स के ऊपर में, एंड तब आपको इरिटेशन फील होता है, आपको जलन फील होता है। तो क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो क्या करते हैं? सिंपल, वो क्या करते हैं? आपको एक बेस डिस्क्राइब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पेट में तो एसिड था, अब उन्होंने आपको दे दिया बेस, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस। तो अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप इनो बोलते हो, अभी आप क्या करोगे? दुकान से इनो लेकर के आओगे, उसको आप खाओगे, उसमें बेस होता है, वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। थोड़ी ही देर में H2 वगैरह बहुत सारे गैसेस इवॉल्व होते हैं, आपको ढकार आता है, आप ठीक हो जाते हो। और ये बात समझ में? तो यहाँ जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है वो क्या है? एसिड बेस रिएक्शन वाला मैकेनिज्म है, याद रखना है। इसीलिए अपने बॉडी को बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होने देना है। चलिए दूसरी बात, अगर आप खाना खाते हो तो हम लोग जहां से भी हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो जो खेत से आती हैं, तो वो खेत में भी क्या होता है? हल्का सा बेसिसिटी रहनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? एसिड रेन हो रहा है। सर क्या है ये? तो आपने देखा होगा जब
आज हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में। उस पॉल्यूशन की वजह से जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में बहुत सारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि अभी आजकल जो हम लोग बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में भरी पड़ी हैं। तो जब बारिश होती है ना तो बारिश का पानी मतलब H2O और मिल गया किसके साथ, SO2 के साथ, CO2 के साथ, NO2 के साथ और मिल करके रिस्पेक्टिव एसिड बनाया। जैसे बारिश का पानी H2O मिल गया CO2 के साथ, बनाया HCO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। बारिश का पानी H2O मिल गया आपके SO2 के साथ, बना दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बारिश का पानी H2O मिला नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, बना दिया HNO3 नाइट्रिक एसिड। और ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ना कि ये जब जमीन पे आते हैं तो जमीन के pH वैल्यू को क्या कर देते हैं, एकदम कम कर देते हैं, यानी जमीन का एसिडिटी बढ़ा देते हैं। जबकि जमीन रहना कैसा चाहिए, जमीन रहना चाहिए बेसिक, तभी हम लोग अच्छे से उसके ऊपर में अपने जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, वो हम खा पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ भी जो है सो पीएच का बहुत ज्यादा रोल है। फिर क्या होता है, जब जमीन का पीएच वैल्यू घट जाता है तो हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से पोटास खरीद के लाते हैं जो कि खाद है, और उसको खेत में डालते हैं। ठीक है, चलिए यही चीजें यहाँ पर थी। अभी ध्यान रखना है आपको इन चीजों का। हाँ, हमारे फूड के अंदर में भी एसिड बहुत ज्यादा आपको मायने रखेगा, वो हमारे बॉडी के लेवल को मेंटेन करता है। एंड लैंड का जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो अप्रॉक्स में 7 या हल्का अल्कलाइन 7.4 इस तरह के आसपास में, 8 तक भी रहता है, रहना चाहिए अलग अलग जगह पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। आपने सुना होगा बहुत लोगों का टूथ डीके होने लगता है, मतलब दांत झड़ने लगता है। देखो उसका रीजन क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका छोटा अंश, उसका टाइनी पार्टिकल्स हमारे माउथ में फंसा रह जाता है, और जब वो हमारे माउथ में फंसा रह जाता है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज लोग आकर के उसको डिकम्पोज करते हैं, और उनके डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप जो कि हमारे खाने में क्या रहता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिसोसिएट होकर के प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स, और उन एसिड्स के वजह से पूरे मुंह का पीएच वैल्यू हो जाता है कम, वो अप्रॉक्स में वो 5 से भी नीचे आ जाता है। और अगर पीएच वैल्यू कम हो गया ना तो वो इजीली आपके टूथ का डीके करा देगा, यानी टूथ का जो डीके है वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसके वजह से, तो पीएच के कम होने की वजह से। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, आपको डिस्क्राइब करता है एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस, यानी मुंह था हमारा एसिडिक, अब रोज किए जा रहे हैं उस पर ब्रश, मतलब उसमें डाल रहे हैं बेस, तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, यानी आपका जो पीएच वैल्यू है फिर से वो मेंटेन पे हो जाएगा। आगे बढ़िए, यही हमारा पीएच स्केल है। मैंने जो बताया अभी आपको टूथ डीके कैसे होता है, तो जब आपके मुंह का पीएच वैल्यू बहुत कम हो जाता है तो फिर आपका जो दांत है ना, जो कि वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह से, तो वो डीके होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को उसको रोकने के लिए फिर से अपने मुंह के पीएच वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुंह का जो बेसिसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो हम वो बढ़ाते हैं उसको टूथब्रश यूज करके। चलिए, उसके बाद बच्चों कहा जाता है कि नेचर में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास अपने सेल्फ डिफेंस करने के लिए भगवान जी ने उनको कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, है ना। आप लोग बहुत सारे लोग जो है सो इससे परिचित होंगे, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मक्खी जब आपको काटती है या फिर कोई चींटी जब आपको काटती है तो आपको इरिटेशन फील होता है, जलन फील होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास होता है एसिड, वो जब इंजेक्ट करती हैं एसिड आपके बॉडी के अंदर में तो आपको पेन फील होता है, तो वो उनका प्रोटेक्शन का एक तरीका है। अगर आप उसको परेशान करोगे वो आपको क्या करेंगी, और काटेंगी तो फिर वो इंजेक्ट कर देंगी आपके अंदर में अपना एसिड, और उससे आप परेशान हो जाओगे। तो ये है दिया हुआ है, समझना है आपको कि नेचर जो है वो सबका इक्वल ध्यान रखता है और सबके पास कुछ ना कुछ डिफेंस के लिए देता है। आगे बढ़िए बच्चों, अगर आपको उस तरह से कभी ऐसा हो, मान के चलो कोई बहुत किसी बी ने आपको काट लिया या फिर किसी चींटी ने आपको काट लिया और वो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप क्या करिए, अपने घर में जाइए, घर में बेकिंग सोडा पड़ा हुआ रहेगा क्योंकि वो बेस है और उसने आपको एसिड दिया था, तो उस बेस को उस जगह पर थोड़ा सा रब करिए, आपको फिर अच्छा फील होगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ भी हमने क्या देखा, एसिड और बेस दोनों का न्यूट्रलाइजेशन। मक्खी ने हमें एसिड दिया, हमने जाके बाहर से बेस लिया। आपने सुना होगा गाँव में कि जो पीला कलर का जो वो होता है बीज, जो काटता है बहुत दर्द करता है, तो दादी कहती थी अक्सर कि आप जाओ और देखो गोबर अगर कहीं रखा हुआ है तो गोबर लगाओ उस पर, क्योंकि गोबर कैसा होता है, बेसिक होता है, और उन्होंने जो काटा है मक्खी ने वो क्या है, एसिडिक है, तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, याद रखिए। चलिए बच्चों, एसिड और बेस दोनों से मिलके क्या बनता था, सॉल्ट बनता था। इस पूरे चैप्टर में सॉल्ट के बारे में बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, जिसमें
अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए सॉल्ट बनता कैसे है, तो अगर एसिड को बेस में डालेंगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वहां से क्या निकलेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, याद रखना है। दूसरी बात, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा उतना ही बढ़िया सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, उतना ही न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी होता है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी होते हैं। देखो ध्यान से समझो, हर समय अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्ट का पीएच कितना होता है तो आप कहोगे 7, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट का पीएच वैल्यू हमेशा 7 हो जरूरी नहीं है। सॉल्ट सर बना कैसे, तो एसिड और बेस से। अगर हमने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया और बेस वीक लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिल करके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, मतलब सॉरी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। याद रखिए इस बात को। एक छोटा सा हम लोग देखते हैं एग्जांपल। मैंने सपोज करिए, आप अपने दिमाग में बिठाओ, स्ट्रॉन्ग का मतलब 5 और वीक का मतलब 3। इतना तो समझ में आ रही है ना बात। देखो हमने एक जगह पे लिया एसिड, हम इसको डाल रहे हैं बेस के अंदर में, और हमको बनाना है सॉल्ट। क्या बनाना है हमको, सॉल्ट। ठीक है, केस 1, जब हम एसिड को लेते हैं स्ट्रांग, तो जब हम एसिड को स्ट्रांग लेते हैं इट मींस कि इसके पास ज्यादा H+ होगा, और ज्यादा H+ होगा कहने का मतलब 5 H+ है। हम बेस को लेते हैं वीक, मतलब बेस के अंदर में मान के चलो केवल 3 OH हैं, यानी बेस के अंदर में 1 2 और 3 OH- है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो 3 H+ रिस्पेक्टिव 3 OH- से मिल करके 3 H2O बना देंगे, हाँ या ना। इतना बात समझ में आया। लेकिन अभी भी 2 H+ ऐसा बचा हुआ है जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। तो जब ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है तो ये अपना इफेक्ट डालेगा, किस में डालेगा, आपके प्रोडक्ट में, आपके सॉल्ट में। तो इन दिस केस जो सॉल्ट बनेंगे हम उसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। और इनका पीएच वैल्यू हमेशा याद रखिएगा लेस देन 7 होगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बच्चे हमेशा बोल देते हैं आंख बंद करके कि सर सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 होता है। बिल्कुल गलत। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉल्ट है। अगर वो एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच वैल्यू 7 से कम भी हो सकता है। अगर वो बेसिक सॉल्ट है पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा भी हो सकता है। हम लोग कुछ रिएक्शन भी देखेंगे उसके ऊपर में, है ना। बात समझ में आ रही है। दूसरा केस, अगर हम एसिड और बेस को इक्वल स्ट्रेंथ वाला लेते हैं, मान लो इधर भी 5+ इधर भी 5 OH-, सबका सब कट गया, ना H+ बचा ना OH- बचा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। इस केस में जो पीएच मिलेगा वो मिलेगा 7, और इस तरह के सॉल्ट को बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। और ये बात समझ में। एक तीसरा केस, अगर आपका एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, वो तो था। अगर हमारा एसिड वीक हो जाए, मान लो कि एसिड हो गया हमारा वीक, मतलब 3 को केवल H+, बेस हो गया स्ट्रांग मतलब 5 को OH-। अब 3 H+ 3 OH को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन अभी भी 2 OH- बचा हुआ है जो अपना इफेक्ट सॉल्ट पे दिखाएगा, यानी सॉल्ट का वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा, सॉल्ट हमारा बेसिक हो जाएगा। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे सर इट मे बी 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस। ठीक है, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मोस्ट कॉमन सॉल्ट की हम बात करें जो आपको अपने घर में रोज दिखती होंगी, तो वो कौन सा है हमारा, टेबल सॉल्ट। आपके टेबल सॉल्ट में क्या होता है, NaCl। सर कैसे बनता है, जब हम NaOH को HCl में डालते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, NaCl। याद रखेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर में। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, बेसिकली सॉल्ट के बारे में हमने देखा, अभी तुरंत हमने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। देखो यहां पर NaOH था हमारे पास, उस NaOH में हमने HCl को डाला तो बना NaCl + H2O। दूसरी बात, जैसे अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में एसिडिक सॉल्ट था, तो वो कैसे बनता था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलता था तो एसिडिक सॉल्ट बनता था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता था। याद रखना है हमको। देखिए रिएक्शन आप लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट, ये कैसे होगा, तो जब हम वीक एसिड लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो इस तरह के बनने वाले सॉल्ट्स कहलाएंगे बेसिक सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल CH3COOH में हमने NaOH डाला तो बना CH3COONA, सोडियम एसीटेट और साथ में H2O। याद रखिएगा बच्चों, एसिड या बेस को एसिड या बेस जैसा इंडिकेट करने वाला कुछ सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर्स का मतलब जो आपको इंडिकेट करे। सर कैसे इंडिकेट करे? हो सकता है वो स्मेल चेंज करके इंडिकेट करे, वो कलर चेंज करके इंडिकेट करे, वो बताए आपको कि हाँ देखिए सर ये एसिड है और ये बेस है। तो जो एसिड और बेस को इंडिकेट करेगा हम उसको बताएंगे इंडिकेटर्स। समझ में आ रही है बात? आपके गाड़ी में भी होता है इंडिकेटर जो बताता है कि आप लेफ्ट लोगे कि राइट लोगे, उसी तरीके से सेम। देखो, दे आर द सबस्टांसेस दैट विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग कलर चेंज। हो सकता है कलर चेंज करके ले ले, हो सकता है स्मेल चेंज कर करके ले ले, तो अलग अलग तरह से वो चेंज हो करके आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो आपने मुझे दिया था ये एसिड था या बेस था। फॉर एग्जाम्पल कुछ बहुत ही अच्छे नेचुरल इंडिकेटर्स की हम लोग बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथैलीन, मिथाइल रेड, उसके बाद फिर रेड कैबेज, तो ये सारी चीजें क्या है? इंडिकेटर्स हैं। प्याज आपका, वेनिला। चलिए इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो एसिड जो होते हैं वो टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मैंने आपको पहले भी बताया एसिड और बेस में अगर लिटमस पेपर को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बी से बेस, बी से ब्लू, मतलब बेस क्या बनाएगा? ब्लू, एसिड क्या बनाएगा? रेड, याद रखोगे। चलिए फिनोल्फेथैलीन की अगर बात की जाए तो बच्चों फिनोल्फेथैलीन रिमेन्स कलरलेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है टर्मरिक। आपने नाम सुना होगा, हल्दी। आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते समय अगर पापा जी के धोती पे आपका दाल गिर गया तो वो येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, और जब उसको मम्मी साफ कर रही होती है तो जैसे ही उसके ऊपर में साबुन लगाती है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। मतलब वो एक इंडिकेटर है जो साबुन के प्रेजेंस में ब्राउन हो गया, यानी साबुन में क्या चीज है? बेस है। तो वो इंडिकेट करता है ब्राउन हो करके कि देखिए सर मेरे ऊपर में बेस अप्लाई किया जा रहा है। याद रखोगे इस बात को। चलिए इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस, ये बहुत अच्छा चीज है, आप इसको फटाफट से बहुत बढ़िया से पढ़िए, याद रखिए सब चीजों को। देखते हैं हम लोग सबसे पहला कंपाउंड हमारा क्या है? कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड। ये क्या चीज है? आपको बताना है कि द कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन डेली यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे कंपाउंड्स बनने में जो रॉ मटेरियल के जैसा यूज होता है वो हमारा सोडियम क्लोराइड ही है, NaCl ही है। ठीक है ना? दूसरी बात हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, नाम से ही स्पष्ट है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और इसका अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी बात, when electricity is passes through aqueous solution of sodium chloride it decomposes to form sodium hydroxide। अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहां दो बातें याद रखने वाली। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कहेंगे कि सर सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में एंड H2O में। आप समझिए इस बात को। यहाँ जो NaCl प्लस का एक्वस सॉल्यूशन था ना उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राइन। यहाँ लिखा हुआ भी है, याद रखिएगा। चलिए तो हमने देख लिया फॉर्मेशन कैसा होता है, आप एक बार देखिए तो फिर से फटाफट। NaCl को हम डाला H2O में तो क्या बना? NaOH, साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ? Cl2 और H2। ये एक इतना बढ़िया रिएक्शन है ना, इसमें निकला हुआ एक भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, सब यूज में आ जाता है। NaOH आपको चाहिए ही था, आपने बनाया ही उसको। Cl2 ये कीटनाशक के जैसा यूज होता है। H2 गैस ये एज अ फ्यूल यूज होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें Cl2 गैस कहाँ इमिट होता है? एनोड पे। कारण क्या है? एनोड पॉजिटिव होता है और Cl2 निगेटिव होता है, तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्टेड होगा, तो Cl2 गैस कहाँ इमिट होगा? एनोड पे। H2 कहाँ इमिट होगा? कैथोड पे। ये आपके एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है कि इस रिएक्शन के फलस्वरूप निकलने वाला क्लोरीन और निकलने वाला हाइड्रोजन किस किस इलेक्ट्रोड पे निकलता है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन निगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे निकलेगा, मतलब एनोड पे निकलेगा। H2 पॉजिटिव है मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड पे निकलेगा, मतलब कैथोड पे निकलेगा, याद रखना है। चलिए देखिए यहां फटाफट इस पूरी रिएक्शन के फलस्वरूप तीन चीजें मिली, H2O2 NaOH, और तीनों कैसी थी? यूजफुल थी, है ना, याद रखना है हमको इसको।
इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। अभी देखो दूसरा कंपाउंड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी जो क्लोरीन निकला था ना पिछले वाले रिएक्शन में, उसी क्लोरीन से हम क्या बना लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। बनता कैसे है, देखो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। सर कहां से मिलेगा, कैल्शियम मिल जाएगा, एलिमेंट है बिल्कुल, उससे बना लेना उसका ऑक्साइड, तो CaO मिल गया। अब उसको डाल देना पानी में तो उसका मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड। और अभी क्या मिला था, क्लोरीन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ डालोगे तो क्या बनेगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा। यूजेस क्या होता है इसका, कहां कहां ये यूज होता है, तो ब्लीच करने में, कपड़े को ब्लीच करने में। मान के चलो कि अगर किसी कपड़े पे कोई दूसरा कलर आ गया है, फिर से उस कलर को हटा करके कोई और कलर देना है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, CaOCl2। तो वो जो ऑक्सीजन है वो कहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बिहेव करता है वो। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को भी जम्स फ्री करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा। आपके किचन में यूज होने वाला कंपाउंड, नाम क्या है इसका, बेकिंग सोडा। अगर हम केमिकल नाम की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। अगर फॉर्मूला की बात करें तो होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। ये आपके किचन में यूज किया जाता है। जब हम लोग खाना बनाते हैं, खाना को क्रिस्पी बनाना होता है, थोड़ा सा उसको उसमें स्पंजी बनाना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए नाम इसका क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगली बात, इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जब हम सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। NaCl में क्या डालेंगे, H2O, और क्या डालेंगे, CO2 और अमोनिया। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, NH4Cl, एंड साथ में हमारा बनेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। और यही सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता क्या है, बेकिंग सोडा। देखो बच्चों इसको यूज कैसे करते हैं, हम लोग इसको किचन में यूज करते हैं, जो कि बेकिंग सोडा, जो कि जब आप इसको यूज करोगे ना, तो आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। और इसमें एक खास बात क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी गर्म करेंगे ना, तो यहां से CO2 लिबरेट हो जाएगा। तो जब हम किचन में खाना बना रहे होते हैं, उसमें हम डालते हैं बेकिंग सोडा, तो जैसे ही वो जो बर्तन जो गैस पे चढ़ा हुआ है वो गर्म रहता है, और जब उसको हीट मिलता है इस चीज को, बेकिंग सोडा को, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है, CO2। और वो जो CO2 गैस है, वो चूंकि गैस का नेचर होता है ऊपर उठने का, तो वो ऊपर उठना चाहता है और फूड के पार्टिकल्स को फुला देता है। और ये बात समझ में, छोला भटूरा खाते हैं ना, वहां मिला हुआ रहता है उसमें। चलिए, बेकिंग सोडा व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो ये बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ये न्यूट्रलाइज करने में भी काम आता है। ठीक है, ये एक माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस है। माइल्ड मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता है, पीएच वैल्यू इसका अप्रोक्स में 12 से 13 के बीच में रहता है, तो लगभग 8 से 9 के बीच में रहता है। तो एक माइल्ड बेस जैसा ये बिहेव करता है और एकदम लेस कोरोजन शो करता है। देखो यहाँ पर खाना बनाने के समय क्या क्या हो रहा है, जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवोपरेट हो जाता है, ऊपर उठता है, जिस कारण से हमारा खाना क्रिस्पी बन जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा सोडा यूज किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जो एक दूसरा प्रोडक्ट है इसमें, सोडियम कार्बोनेट, ये बहुत अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आ रही है बात समझ में, क्योंकि इसके फलस्वरूप ये भी तो निकल रहा है ना, और ये तो आपके खाने में ही रह जा रहा है, उसको आप खा भी ले रहे हो, तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड नहीं है। ये दोनों तो चलो ठीक है, लेकिन ये आपको हार्म कर सकता है। आगे देखिए, इसीलिए बहुत ज्यादा समोसा लिट्टी ये सब नहीं खाना चाहिए। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज एक तो हमने देख लिया, किचन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर को बनाने में हम इसका यूज करते हैं, कैसे, तो टार्टरिक एसिड के साथ जब हम सोडा को मिलाते हैं तो वो हमको बेकिंग पाउडर बना करके देता है हीट करने के बाद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज।
मैंने आपको बताया कि जब हम लोग केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है ना, तो वो ऊपर उठना चाहता है, जिससे वो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा स्पंजी बना देता है, फुला देता है, क्रिप्सी बना देता है, याद रखिएगा। चलिए, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बो, अभी हम लोग यूज ही देख रहे हैं, एक और यूज देखते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं एज एंटा एसिड। कैसे यूज करते हैं? एसिड के अगेंस्ट में, चूंकि ये माइल्ड बेस है तो एसिड के अगेंस्ट में हम इसका यूज करते हैं, चूंकि ये अल्कलाइन होता है, याद रखिएगा। इसको कहीं कहीं पर सोडा एसिड भी कहा जाता है, हम लोग यूज करते हैं उसको। बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, हमने ब्लीचिंग पाउडर तो पढ़ा अभी जस्ट, एक बार फिर से देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या था हमारा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग बोलते थे ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीच करने में काम आता था, उसका फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। मतलब क्या हुआ सर? तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। मतलब सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होंगे तो मिलकर के बनेगा ये कंपाउंड। सर ये होता क्या है, बनता कैसे है? तो हम लोग इसको बना सकते हैं किस? बेकिंग सोडा को हीट कर करके। बेकिंग सोडा को पहले हीट करेंगे। सर बेकिंग सोडा क्या था, भूल गए? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब उसको हीट करोगे उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। अब उसमें पानी ऐड कर दो, क्रिस्टल बना दो उसका, तो क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। याद रखिए, ये भी कैसा सॉल्ट है? एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि मेटल के सॉल्ट से, मैंने पहले ही बताया आपको कि मेटल के जितने भी सॉल्ट्स होंगे सारे बेसिक होंगे। अभी इसको जब आप पानी मिलाओगे सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करोगे तो बनेगा आपका क्या? वॉशिंग सोडा। फॉर्मेशन बहुत ही इजी है। ये क्रिस्टल है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड क्या ये मॉइस्ट होता है, क्या ये भींगा हुआ रहता है? नहीं। तो सर ये पानी गया कहाँ? 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो जब क्रिस्टल बनता है ना तो वो मॉलिक्यूल अंदर में वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अंदर में फिक्स कर देता है, एक सॉलिड शेप देता है, तो ये रियली ड्राई ही होता है। सही बात है। चलिए, हाँ, जब आप इसको गर्म करोगे ना तो इसमें से इसके 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इजीली इवोपरेट हो जाएंगे, वो आपको दिखेंगे इवोपरेट होते हुए। अभी मैंने यहाँ पे इवोपरेट करा इसको, तो ये क्या बन जाएगा वापस से? सोडियम कार्बोनेट। और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, या फिर ड्राई एस, या फिर ड्राई एस भी बोलते हैं उसको। याद रखिएगा इस बात को। अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमको? सोडियम क्या मिलेगा हमको? सोडियम कार्बोनेट। जब पानी मिला हुआ था तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म था, जब पानी निकल गया तो वो अनहाइड्रस फॉर्म हो गया। याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखते हैं कैसे उस वाटर को हमने हटाया। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। बच्चों, कॉपर सल्फेट के भी अलग अलग तरह के दो हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं, एक CuSO4.7H2O और एक CuSO4.5H2O। दोनों का अपना अपना यूजेस है ना। ये हम लोग देख रहे हैं क्या? CuSO4.5H2O। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान से पढ़ना, कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेटेड। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर करने में काम आता है, पेरिस में पाया गया, नाम हुआ इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो होता है CaSO4.12H2O। कैल्शियम केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। हाफ का मतलब हेमी और वाटर का मतलब हाइड्रेटेड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4.12H2O। नेम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। कॉमन नेम क्या हो गया? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रहेगा। सर कैसे बनाएंगे इसको? तो जिप्सम को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। किसको गर्म करना है? जिप्सम को। जिप्सम क्या होता है सर? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। अगर CaSO4 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे, लेकिन ध्यान दोगे कि केवल 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलना चाहिए। पूरा निकल गया, कहानी खत्म हो जाएगा। फिर केवल 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलना चाहिए, तो क्या बनेगा हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। सबसे अच्छी बात क्या है इसके लिए? ये पहले तो पाउडर के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अगेन जिप्सम में, और जिप्सम बहुत स्ट्रांग होता है। तो पहले ये पाउडर के फॉर्म में था, जिस वजह से हम जिस शेप में चाहें, आजकल जो फॉल्स रूफिंग होता है आपके घर के ऊपर में, फॉल्स सीलिंग होता है, तो उन सब चीज़ों में इसका यूज, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनते हैं, मूर्ति बनते हैं, स्टैचूज बनते हैं, उसमें यूज किया जाता है। कारण क्या है कि जब ये पाउडर के फॉर्म में रहता है तो इसको इजीली किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, एंड जब इसमें पानी डालते हैं तो वो फिर
सॉलिड होकर के उसी शेप को गेन कर लेता है। याद रख, जैसे कि आप याद करो, जब आपका घर बन रहा था आपके गांव में, तो आपके पापा ने सीमेंट का बोरा खरीद के लाया था बहुत सारा। अब उसमें से 1-2 बोरा सीमेंट बच गया, तो क्या होता है 2-3 साल के बाद उस पर पानी पड़ता है और वो जम जाता है, बहुत बड़ा रॉक जैसा बन जाता है। वो सेम उसी तरीके से इसका कहानी है। जब ये लाओगे तुम तो तब पाउडर रहेगा, लेकिन जब पानी डाल देंगे तो फिर वो जम जाएगा, यानी वो पाउडर से क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। पीओपी से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। इसीलिए इसका हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़िए। ये एक व्हाइट पाउडर है, जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो ये जिप्सम बनता है, मैंने आपको बताया, जो कि बहुत सॉलिड होता है। देखो यही हमारा पीओपी है, CaSO4.2H2O। मैंने इसमें 1.5 मॉलिक्यूल पानी मिलाया, 2 1 2 1 3/2। कितना पानी मिलाया, केवल 3/2, याद रखिएगा। तो क्या बनेगा, 2H2O। इसी को बोलते हैं क्या, जिप्सम। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब आप चाहो तो जिप्सम को गर्म करके पीओपी बना लो, आप चाहो तो पीओपी को हाइड्रेटेड करके जिप्सम बना लो। आ रही है बात समझ में? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा एक चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। और जो भी डाउट्स हो उसके लिए हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।